हेलो बच्चों। जो बच्चे जेई या नीट 2025 का एग्जाम देंगे क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ उन बच्चों के साथ मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाह रहा था कि किस तरह से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और बोर्ड के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, किन किन बातों का खास तौर से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि बोर्ड के परसेंटेज इंपॉर्टेंट हैं भी या नहीं है। तो यार इसका आंसर जेई और नीट वाले बच्चे के लिए डिफरेंट है। नीट वाले बच्चे के लिए बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई वाले बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, चाहे बेटा वो जितने भी आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटीज हैं, उन सब के अंदर 75% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर होने चाहिए। तो इसलिए जो जेई वाला बच्चा है बड़ा उसके लिए इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे बिट सेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से मिलाकर 75% मार्क्स तो होने ही चाहिए। हाँ, जो नीट वाला बच्चा है बड़ा वो तो 60% मार्क्स से भी काम चला ही लेता है, उसको खास ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे केस में बोर्ड के एग्जाम की इंपॉर्टेंस है। बट अगेन कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर 75.1% आ गए या फिर 99.9% आ गए, सर इन दोनों में कोई अंतर है क्या? तो एज ए टीचर मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई बच्चा अगर जेई का एग्जाम दे रहा है और उसका अल्टीमेट एम जो है वो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उस केस में चाहे 75.1 आए चाहे 99.9 आए, एक ही बात है। बट आप कभी पढ़ाई ये सोच के नहीं कर सकते कि यार मैं एग्जैक्टली 75.1 ले आता हूँ, ठीक? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ऐसे केस में हमें रिस्क फ्री रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जेई वाले बच्चे हैं उनको 85% मार्क्स इन बोर्ड्स को लगातार टारगेट करते रहना चाहिए। 85% को अगर टारगेट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ढंग से अगर प्लान करोगे तो 80% के ऊपर तो नंबर आ ही जाएंगे, अगर आप पूरे साल भर कॉशियस रहोगे, अगर मुझे नंबर लेके आने हैं तो। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो बड़ा 75% मार्क्स से ऊपर लेने के लिए तो 85% मार्क्स को आप लगातार टारगेट करके लगातार चलते रहे। दूसरी बात है कि यार इज इट इजी टू स्कोर दीज मार्क्स इन बोर्ड्स और नॉट। तो ऐसे केस में एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूं, कुछ बच्चों को हो सकता है कि बुरा भी लगे, बट काफी सारे बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, खासतौर से 10th क्लास के बाद जैसे वो 11th में आते हैं या बाद में लेट्स से 12th में आते हैं, तो वो एक फेज ऐसा होता है जिसमें उन्होंने बच्चे ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हार देखी नहीं होती है। तो ऐसे केस में उसका ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम पीक पे होता है कि यार मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि यार ना देखा, क्लास 10th के बोर्ड में एग्जाम में नंबर आ गया, अच्छी बात है, लेकिन क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाना विथ आपके जेई या नीट की पढ़ाई, इट वुड टेक सम टाइम, इट वुड टेक सम टॉयल, इट वुड टेक सम एफर्ट्स। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब आप में से कोई बच्चा ये भी कहेगा कि सर है ना, जिस बच्चे को बोर्ड के एग्जाम के लिए भी अगर पढ़ना पड़ रहा है उससे जेई क्या निकलेगी? ऐसा नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें बच्चा मुझे फोन करके बोलता है कि सर मेरे 99 परसेंटाइल इन जेई मेन है और मेरे 75% इन बोर्ड्स नहीं है। मेरे पास आते हैं ऐसे फोन, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे फोन आते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अगर आप घर बैठे बैठे अगर ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा नहीं, तो ऐसे केसेस होते हैं। बस मैं एज ए टीचर ही चाहूंगा कि ऐसे केसेस मेरे बच्चों के ना हो, इसलिए मैं आज ही बता देता हूं कि अगर आप थोड़े से भी मतलब बेफिक्र रहे, अगर आप थोड़े से भी बड़ा अगर मान लो कि कॉशियस नहीं रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आप जे के अंदर अच्छा कर जाओ और उसके बाद आपके बोर्ड के अंदर जो नंबर है वो 75 से कम रह जाए। इट मे हैपन। सो आई वुड से दैट इट्स नॉट दैट इजी कि तुम बिल्कुल और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ यार मैं तो कहाँ आईआईटी बॉम्बे सीएस के लिए बना हूं, मैं मेरे लिए बोर्ड क्या ही होगा। ऐसा नहीं है। बोर्ड में नंबर लाने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत तो फाइट मारनी ही पड़ेगी, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी। कोई ये तुम्हें बात एक साल बाद कहे या फिर तुम्हारे फेल होने के बाद कहे, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें आज ही कह देता हूँ ना यार, ठीक है, भले तुम्हें बुरा लगो बट फैक्ट यही है कि आपको समय देना ही पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी एज यू थिंक इट ना। तो इसलिए थोड़ा सा समय दें, समय दोगे तो इजी लग जाएगा। ठीक है, एफर्ट्स दोगे तो इजी लगेगा और कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज बेटा वो आगे जाके टफ बनेगा बनेगा। ठीक है, नाउ अब एग्जैक्टली करें कैसे? तो सबसे पहला बड़ा पॉइंट तो मेरे पास ये है कि जो भी तुम्हारा टाइम टेबल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ समय जो है वो बोर्ड के एग्जाम के, बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको दे ही दे। मैं इसमें एक बहुत ही क्लियरली बात बोल दूं, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई और जून, ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, लगभग लगभग छुट्टियां चली रही होती हैं। हल्का फुल्का बच्चे फिर भी अप्रैल में चलाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के अंदर ऐसा कोई खास काम नहीं होता। इस 3 महीने के अंदर बच्चा काफी फ्री रहता है। इस 3 महीने में बच्चा अगर फ्री है तो ऐसे केस में आप ये कोशिश करें कि इन 3 महीने के अंदर आप बोर्ड्स में एटलीस्ट इंग्लिश और आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इसका बहुत सारा जो पोर्शन है वो निपटा दे।
सुनने में थोड़ा सा अजीब से लगा होगा, बट अगेन मैं इस बात को बोल दूं कि जो भी आपके अगले 3 महीने हैं, अप्रैल, मई और जून, उसके अंदर आपकी जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है वो, और जो आपका 5th सब्जेक्ट है, चाहे बेटा वो आपका आईपी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, उसकी जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको रीड करें। क्योंकि इंग्लिश वगैरह के अंदर बेटा कोई ऐसे एक्सटर्नल एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं, उसमें ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन में किसी टीचर की आवश्यकता नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। तो ऐसे में एटलीस्ट जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पहले 3 महीने के जब जब मौका मिले तब तब आप उसको रीड कर ही लें। अच्छा, रीड कब करें? जब आपका लेट से सवाल करने का मन नहीं है, आपको लगता है कि यार आप थोड़े से फैटिग फील कर रहे हैं कि यार सवाल करते करते मैं थक गया, तो फॉर ए रिफ्रेशमेंट इंग्लिश पढ़ लें, ठीक है, फॉर ए रिफ्रेशमेंट फिजिकल एजुकेशन पढ़ लें। तो ये जो अप्रैल, मई और जून का जो समय है इसके अंदर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जो है उसको निपटा ही दें। निपटाने का मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है ना बहुत ही एग्जॉस्टिवली उसको पढ़ें, बट जब जब मौका मिले तब तक 5 पेज पढ़ लिए, फिर एक दिन उठे, अगले दिन उठे, फिर 5 पेज पढ़ लिए, फिर अगले दिन फिर से 5 पेज पढ़ लिए। ऐसे करते करते इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार इस 3 महीने के अंदर हो सके तो उसको निपटा ही दे। एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे ही आपका जून आ गया, मान लो आप स्कूल वगैरह जाने लग गए, आप इंस्टीट्यूट भी जा रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि वीक के अंदर एटलीस्ट एक बार आप 1 घंटे 1 आवर इंग्लिश या 5th सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। मतलब वीक में सिर्फ एक बार 1 घंटे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक वीक में पहले वीक आपने इंग्लिश पढ़ी, अगले वीक आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी, या फिर आप उस 1 घंटे में आधे घंटे फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, आधे घंटे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, लेकिन वीक में एक बार आप जरूर बड़ा 5th सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश पढ़ें जरूर, वीक में एक बार, ठीक है। ये कब बता रहा हूं? बड़ा बोर्ड्स के जून के बाद वाला जो समय है उसमें। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस टाइम तक आप आराम से लगातार चलते हैं। फिर इस बीच में एक बार बोर्ड्स आएगा, प्री बोर्ड्स आएगा। जैसे ही प्री बोर्ड्स आए वैसे ही सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा जो एफर्ट है बेटा वो प्री बोर्ड्स की तरफ लगा लें। इस साल ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बोर्ड भी 2 बार हो सकता है कि नवंबर में या दिसंबर में एक बार वो बोर्ड्स ले लें। तो अगर मान लो कि वो उस टाइम अगर बोर्ड्स ले रहे हैं तो अगेन कोशिश कीजिए कि 5 में से 3 सब्जेक्ट तुम उसी टाइम निकाल दो। वो एग्जैक्टली बेटा इसकी स्ट्रेटेजी हम तब डिस्कस कर लेंगे जब उसका टाइम टेबल आएगा, बट हो सकता है कि इस बार बोर्ड्स 2 बार हो, तो ऐसे केस में मैंने कहा ना कि प्री बोर्ड के लिए पढ़ लो, तो उसको तुम इस चीज से रिप्लेस कर लेना कि बोर्ड के लिए पढ़ लो। तो अगर मान लीजिए कि नवंबर के अंदर प्री बोर्ड है या फिर नवंबर के अंदर अगर एक्चुअल बोर्ड का पहला वाला पार्ट है, तो बीच के जो 15-20 दिन है उनके अंदर एग्जॉस्टिवली कोई 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके उनको निपटा दो। और अगर प्री बोर्ड है तो बेटा उसके अंदर 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं, मान लीजिए कि लेट से आपके पास नवंबर है, नवंबर के अंदर अगर मान लीजिए प्री बोर्ड्स है, तो ऑल जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई बोर्ड्स में ज्यादा करें, बोर्ड्स को टाइम ज्यादा अलॉट कर दें। 70% समय बोर्ड्स को दे दें और बाकी 30% आपका जो समय है वो आपकी जेईई एंड नीट की पढ़ाई को दें। अगर मान लीजिए कि नवंबर के अंदर प्री बोर्ड्स नहीं है, बल्कि इस बार जो अलग वाली स्टाइल जो बड़ा गवर्नमेंट सोच रही है, फिर सीबीएसई सोच रही है कि बोर्ड को 2 पार्ट्स में करते हैं, और मान लो कि बोर्ड का जो पहला पार्ट है वो नवंबर में ले रहे हैं, तो उस केस में ऐसा कोशिश कीजिए कि 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, उन 3 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके बोर्ड का एग्जाम नवंबर में निपटा दो, ठीक है। हालांकि होगा क्या कि अगर उसमें किसी पेपर में अगर नंबर कम आ गए तो वो अगला जो एग्जाम होगा, जो फेब में होगा, जो मार्च में होगा, उसके अंदर आप उसको वापस से दे सकते हो, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हुआ तो, ठीक है। ये बड़ा काम तुम बड़े आराम से निपटा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही दिसंबर आया, सारा का सारा फोकस अगेन जेई पे कर लो, है ना। इनिशियल जैन आया तब भी सारा सारा फोकस अपने जेई पे कर लो। जैसे ही जेई मेन का पहला अटेम्प्ट निपटा, सारा का सारा फोकस 90% समय किसको दे दो? बोर्ड्स को दे दो। तो क्या हुआ कि अब से लेकर अप्रैल, मई, जून के अंदर फिजिकल एजुकेशन या बेटा आपका जो 5th सब्जेक्ट है वो प्लस इंग्लिश निपटा दो। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला जो समय है इसमें ज्यादा फोकस जेईई या नीट पे करो। जब आपका नवंबर, दिसंबर वाला समय है, जिस टाइम पर आपका प्री बोर्ड या फिर बोर्ड का पहला वाला सेशन होने वाला है, उसके अंदर सारा का सारा ध्यान बेटा बोर्ड्स पे लगा दो। जैसे वो खत्म हो जाए अगेन जेईई या नीट की तरफ निकल लो। जेईई वाले बच्चे तो ऑफ कोर्स निकलेंगे, उनका पहला सेशन जैन में होने वाला ही है, ठीक है। और जैसे वो निपटे अगेन बोर्ड का जो सेकंड सेशन है या फिर जो एक्चुअल बोर्ड है उसकी तरफ वापस से चले जाओ। ऐसे करके सारा सारा टाइम आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रीड एनसीईआरटी रेगुलरली। बेटा जब भी मौका मिले एनसीईआरटी पढ़े ही पढ़े। जो बोर्ड का एग्जाम है वो और जो जेईई मेन का या नीट का जो एग्जाम है वो, ये सारे के सारे बेटा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है भाई। जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की है एग्जैक्टली उसी में से लाइन बाय लाइन सवाल नीट के अंदर पूछ रहे हैं, जेईई मेन में पूछ रहे हैं, और उसी में लाइन बाय लाइन सवाल बेटा किसके अंदर पूछ रहे हैं? अपने बोर्ड्स में पूछ रहे हैं।
इसी तरह से फिजिक्स के अंदर अगर देखें तो फिजिक्स के अंदर वही सवाल बेटा जेई में पूछ रहे हैं, वही सवाल क्या कहते हैं बेटा जेई या नीट के अंदर पूछ रहे हैं। हाँ, हल्का फुल्का एक सवाल पूछने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड में ये पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग बताओ, और हो सकता है कि जेई के अंदर कोई पोटेंशियोमीटर दे दिया और उसमें पूछा बताओ रीडिंग बताओ, या फिर बताओ कि नल पॉइंट कहां पर आएगा। तो वो नल पॉइंट कहां पर आएगा ये पता होने के लिए वर्किंग पता होनी चाहिए। तो वहां पर सिर्फ उस सवाल का जो आंसर लिखना उसकी स्टाइल डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम से ही है। आंसर लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी मैं आगे कभी ना कभी डिस्कस करूंगा, बट अगेन जो सेम बात है, मतलब जो थ्योरी है, जो बेसिक चीज है, वो लगभग लगभग सेम ही है। अगेन एनसीईआरटी को जब जब मौका मिले बड़ा लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लगातार रीड करते रहे। इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट की आप पहले से लगातार रीड करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट्स से कि मैंने आपको इलेक्ट्रोसिटीज पढ़ा दिया, तो जिस टाइम पर मैं आपको इलेक्ट्रोसिटीज पढ़ा रहा हूं उस टाइम पर आप भी इलेक्ट्रोसिटीज की एनसीईआरटी साइड बाय साइड रीड करते रहे। एनसीईआरटी के जो पीछे वाले सवाल है वो लगातार सॉल्व करते रहे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं जब जब मौका मिले उनको भी लगातार आप सॉल्व करते रहे। इट विल हेल्प यू इन जेई एज वेल एज नीट एज वेल एज और बोर्ड एग्जाम, हर जगह आपको उसकी हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। मैथमेटिक्स के अंदर तो किसी बच्चे ने अगर एनसीईआरटी के सवाल कर लिए तो उसके बड़ा सिर्फ वो सिर्फ एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई में थोड़ी हेल्प मिलेगी, उसको जेई के अंदर भी उसकी हेल्प मिलनी तय है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब जब मौका मिले तब तक लगातार एनसीईआरटी को रीड और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये साथ साथ में इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज हैव हैबिट ऑफ राइटिंग डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस। डेफिनेशंस और डेरिवेशंस को लिखने की आदत रखे। मैं तो पढ़ाते हुए बड़ा सारे डेरिवेशंस कराता हूं, बट अगेन मैं बोर्ड का टीचर नहीं हूं, तो मैं तो सारे डेरिवेशन कराता हूं। अब उन डेरिवेशंस में आप छांट लो कि कौन सी डेरिवेशंस हमारे बोर्ड में पूछते हैं। वो आपको बड़ा किसी भी पीवाईक्यू वाले बुक के अंदर दिख जाएगा कि यार ये वाले डेरिवेशंस बार बार पूछ रहे हैं, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ वो वाले डेरिवेशन पर ही ध्यान दो, बाकी सारे डेरिवेशंस छोड़ दो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जेई मेन के एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला याद है, फॉर्मुले पे बेस्ड सवाल कर लिए, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं वहां पर तो। लेकिन बोर्ड में जो सवाल होते हैं वो वर्किंग पे होते हैं, डेरिवेशंस पे होते हैं, बेसिक्स पे होते हैं। तो पढ़ाते वक्त टीचर तो हमेशा ध्यान रखेगा कि मेरे बच्चे की बेसिक्स ठीक हो, डेरिवेशंस उसको ढंग से आती हो, बात अच्छे समझ में आती हो। तो अगर टीचर ने बात को समझा दिया तो आप बोर्ड में आंसर लिख दोगे, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी। बट कई बार बच्चा पढ़ते वक्त क्या होता है कि फ्लो में रहता है कि यार सर तो डेरिवेशन ऐसे करा रहे हैं, फटाक से फॉर्मुला याद कर लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से फॉर्मुला अप्लाई करना सीख लेता हूँ और फिर जेईई में अच्छा कर आता और बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाता। तो मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ बेटा डेरिवेशंस लिखने की आदत रखा करो, डेफिनेशंस लिखने की आदत रखा करो, उन डेरिवेशंस को बार बार देखा करो, बार बार रिविजिट किया करो। हाँ, उन डेरिवेशंस को छोड़ दिया करो जो सिलेबस में नहीं है, और उसके जो 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उससे आपको आइडिया लग जाए कौन से डेरिवेशंस से लगातार पूछते हैं। सो हैव हैबिट ऑफ राइटिंग डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस, इट विल हेल्प यू इन एडवांस टू। मतलब जो डेरिवेशंस आप बड़ा बोर्ड के लिए देख रहे हो ना, वो आपको एडवांस में भी हेल्प करेगी। एडवांस में जो सवाल पूछते हैं वो बेसिक से उठ के आते हैं। ठीक है, तो वहां भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। इट इज नॉट ए टाइम वेस्टिंग। नेक्स्ट इज डू पीवाईक्यूज बाय राइटिंग, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको लिख लिख के जरूर याद करें, जरूर याद करें, जरूर याद करें। 5 ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा और पीछे जाओ, पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको लिख लिख कर याद करें 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 करें। सिर्फ और सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड में 85% मार्क्स आए विथ जेई विथ नीट, तो हमेशा बड़ा लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ में जरूर रखें, क्योंकि बच्चों के लिखने आदत नहीं होती। खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला बच्चा मन में ही सारे कैलकुलेशन करने का आदी हो चुका होता है, तो लिखने की आदत जरूर रखें। वहां पर कई बार बोर्ड के एग्जाम में हाथ ही नहीं चलता उसका, तो लिखने की आदत जरूर रखें। पिछले 10 साल के जितने पीवाईक्यूज हैं उनमें जो जो सवाल पूछे गए उनको लिख लिख कर याद जरूर करें। हाँ, एक डिफरेंस जरूर आएगा कि अब तक बड़ा जितने सालों तक जो सवाल आए, इस साल पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अभी तक तो क्या था कि लगभग बड़ा नियरली 40% या फिर बड़ा 35% के आसपास जो सवाल थे वही एमसीक्यू या फिर बड़ा असर्शन रीजनिंग या फिर केस बेस्ड सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अब एमसीक्यू टाइप के या फिर असर्शन रीजनिंग टाइप के या फिर जो बड़ा क्या कहते हैं उसको केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या बढ़ाकर इस साल से मतलब 2025 से लगभग 50% किए जाएंगे। मतलब 70 नंबर का अगर पेपर है तो 35 नंबर के जो सवाल होंगे वो एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये सवाल करना आसान है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। जो लॉन्ग फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है उनके मुकाबले थोड़ा सा आसान है, तो थोड़ा सा आपको और फायदा होगा। इस पैटर्न को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा बड़ा लगभग सारा कंटेंट सेम ही है। तो पिछले 10 साल के जो पेपर है वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, भले ही पैटर्न में हल्का सा चेंज आ गया हो, लेकिन आपको पूरा हेल्प उसमें मिलेगी। इसलिए 10 साल के पीवाईक्यूज लिख लिख के जरूर याद करें। नेक्स्ट इज नेवर लीव ए टॉपिक। बड़ा कोई टॉपिक छोड़ो मत। भाई बोर्ड के एग्जाम तो फिक्स होता है कि यार इस टॉपिक से 5 नंबर का, इससे 5 नंबर का, इससे 3 नंबर का, इससे 2 नंबर का, इससे 5 नंबर का, फिक्स होता है। अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो उस टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग 3 नंबर का जो सवाल आने वाला है वो 3 नंबर आप छोड़ने वाले हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसा कह दिया मैंने कि यार अल्टरनेटिंग करंट है, वो तुमने छोड़ दिया,
तो अल्टरनेटिंग करंट का मान लो कि 3 नंबर का अगर सवाल है तो बेटा ठीक है 3 नंबर के तुम्हारे। ऐसे 3-3 नंबर अगर छोड़ोगे तो बेटा फिर कैसे अपने 85% मार्क्स आएंगे। आप अगर जेई एडवांस अल्टरनेटिंग करंट बिना पढ़े जा रहे हो, इट्स ओके, समझ में आता है कि वहां पर टफ सवाल पूछेंगे, तुम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कोई और कर लो, सारा सारा समय किसी और सवाल को दे दो। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में समय कभी भी बोटलनेक नहीं होता, वहां पर बड़ा ऑफ कोर्स है ना, आपके पास इतना समय होता है कि आप सारे सवाल कर पाए। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप कोई चैप्टर छोड़ो मत, जो चैप्टर आप छोड़ के जाओगे उसका बिल्कुल आसान बेसिक सवाल आपसे पूछ रखा होगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ जो जिस चैप्टर को आपको ऐसा लगता है कि मेरे को उसमें कुछ नहीं आता, मेरे को कोई बिल्कुल ढीले भर की अकल नहीं इस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर भी आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करें और उस चैप्टर में पिछले 10 साल के अंदर जितने भी वाक्यूज थे उनको लिख लिख कर याद कर लें। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक्चुअल बोर्ड में जो सवाल होगा वो सही हो जाएगा। यही नहीं, इतना करने से इस बात के भी चांस बढ़ गए कि जेई मेन का जो सवाल आएगा ना वो भी तेरा सही हो जाएगा। इससे अच्छा क्या ही बोलूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे कहने का तुम अर्थ समझ गए, इतना करने से आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा। तो छोड़ने से अच्छा है एनसीईआरटी पढ़ लो और 10 साल के पीवाईक्यूज कर लो उस चैप्टर के। जेई मेन का सवाल भी बनेगा और बोर्ड का सवाल भी बनेगा, नीट का बच्चा जो उसका नीट का सवाल भी बनेगा। नेक्स्ट इज बड़े बच्चों की आदत ही नहीं होती ये लगातार 3 घंटे बैठकर वो लिख लिख कर सवाल करें। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि बड़ा कुछ मॉक टेस्ट लगातार देते रहे। ठीक है, कोई भी आपके बोर्ड का जो एग्जाम होगा, कोई बोर्ड की जो बुक होगी उसके अंदर पीछे कुछ सैंपल पेपर्स दे रखे होते हैं। जैसे आप सिलेबस कंप्लीशन के नजदीक पहुंच जाओ वैसे कोई एक सैंपल पेपर पकड़ो और उस सैंपल पेपर के जितने भी सवाल हैं उनको लगातार 3 घंटे बैठकर फटाफट पूरी बड़ा अच्छे तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करें बिना उठे। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 3 घंटे नहीं बल्कि बड़ा 2 घंटे 45 मिनट में ही सारा सारा पेपर करने की कोशिश करें, जिससे थोड़ी आपकी स्पीड और बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दें, बहुत ज्यादा नहीं बट मॉक टेस्ट जरूर दें। एटलीस्ट जब आप नवंबर में लेट्स से अपना प्री बोर्ड या फिर जो बोर्ड का पहला हिस्सा आने वाला है उससे पहले ऐसे कुछ पेपर जरूर दे सकते हो। हर सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर आप करके जाओ, आपको हमेशा ही फायदा होगा। उस सैंपल पेपर के सवाल एज इट इज भी आएंगे। ठीक है, ये कोई एडवांस का एग्जाम नहीं कि बेटा वहां पर कोई इनोवेटिव सवाल पूछ लेंगे, बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल पूछेंगे। तो जो सैंपल पर आप सवाल कर रहे हो वही सवाल आपसे आप सवाल पूछने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो लिखने की जो प्रैक्टिस होगी ना और जो सवालों के जो टाइप्स है उसके साथ जो दोस्ती होगी ना वो भी आपको अच्छे खासे तरीके से आपको हेल्प करेगी। तो पैटर्न को समझना, ट्रेंड को समझना, किस किस तरह के सवाल पूछते हैं उस बात के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी की सारी चीजें बड़े आराम से पर सब्जेक्ट 2-2 सैंपल पेपर देने से बड़े आराम से काम आपका बन जाएगा। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि ये सारा सारा करने से बड़ा आपका जो बोर्ड का जो मामला है वो बड़े अच्छे से साथ साथ में निपटता जाएगा। बाकी सारा सारा समय आप बड़ा जेईई और नीट को लगातार दें। बोर्ड को आप बड़ा इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। बोर्ड को अगर इग्नोर करते हो तो जैसे बड़ा बाकी बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर कंपार्टमेंट आएगी, कंपार्टमेंट दूंगा, या फिर मैं 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रही है, या फिर मेरे 75 क्रॉस नहीं हो रहे हैं, वो सारी सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कि अच्छे कॉलेज से अगर इंजीनियर बनना है तो आपको बड़ा थोड़ा बहुत तो बोर्ड को मैनेज भी करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपके बड़ा मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल्दो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सारे सारे पॉइंट्स कवर कर लूं। नवंबर के अंदर बड़ा बोर्ड होंगे या फिर बड़ा प्री बोर्ड होंगे, मतलब बोर्ड का जो पहला पार्ट होगा वो होगा या प्री बोर्ड होंगे, इस पर एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीज बड़ा फाइनल हो जाएगी तो हम एक बार डिस्कशन वापस से कर ही लेंगे। आप पढ़ाई करते रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी सहयोग की अगर आवश्यकता हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। Okay, bye bye. All the best.